वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि हमारे बजट बनाने की क्षमता और केंद्र सरकार के बजट बनाने की क्षमता में क्या अंतर है। तो मैं आपको उसकी समरी बताता हूँ कि हमें अगर कुछ खर्च करना है तो पहले पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उसे खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा क्रिएट करने की क्षमता नहीं होती है। और जो केंद्र सरकारें होती हैं उनके पास, चाहे वो अपने देश की केंद्र सरकार हो या दूसरे देशों की केंद्र सरकार होती हैं, चूंकि धन बनाने की उनकी शक्ति होती है, इसलिए वो उनके पास अगर पैसा नहीं भी है तो धन बना लेंगी और खर्च कर देंगी। तो ये मुख्य अंतर होता है कि हम जब तक खर्च नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास पैसा ना हो, वो हमारे हों या उधार के हों, तब तक हम खर्च नहीं कर सकते हैं। और केंद्र सरकार खर्च कर सकती है उसके पास अगर पैसा ना हो तब भी, क्योंकि उसके पास धन बनाने की कानूनी शक्ति होती है। और इसके कारण से केंद्र सरकारों को, दुनिया की सभी केंद्र सरकारों को एक बहुत बड़ा फिस्कल पॉलिसी स्पेस मिलता है, जिसके कारण से वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक मोबिलाइज करने की क्षमता रखती है। लेकिन आज हम दूसरी बात करेंगे कि वो तो एक बात है धन बनाना, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। इनफैक्ट कई अर्थशास्त्री भी नहीं समझते हैं, या समझते हैं तो इसका विरोध करते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री इसका सपोर्ट भी करते हैं। और अगर आपको इस बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेना हो इस तर्क को, तो आप MMT करके सर्च करेंगे, मॉडर्न मनी थ्योरी, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश में हैं। लेकिन अगर आप उन्हें हिंदी में भी कन्वर्ट करने का कुछ सिस्टम होता है, उनमें सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। वैसे मैंने अपने पेज पर भी उन सिद्धांतों को काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की, जबकि मैं खुद वैसे अर्थशास्त्री नहीं हूँ। और जब मैं क्लास में इस तरह की बात पूछता हूँ स्टूडेंट्स से, तो मैं देखा कि पहली नज़र में तो वो नहीं बता पाते हैं, लेकिन जब दूसरी बार बात करता हूँ तो मैं देखा कई बच्चे इंटरनेट पर देख लेते हैं और उन्हें बात पूरी जल्दी से समझ में आ जाती है। मैंने एक बार क्लास में पूछा कि वेयर डज मनी कम फ्रॉम, मीन्स हिंदी में कहें कि ये अपने देश की बात करें अगर, कि रुपया कहाँ से आता है या डॉलर कहाँ से आता है, तो उन्होंने बोला, एक स्टूडेंट ने बोला कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गोल्ड रखती है, उसके बदले में RBI कुछ रुपए छापती है। या दूसरे देश की बात करें तो दूसरे देश में भी ऐसे ही होता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1971 के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद अपनी जो करेंसी है, इसके अगेंस्ट पूरे दुनिया में ही कोई गोल्ड नहीं रखा जाता है, इसको फिएट करेंसी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आज की बात लेकिन दूसरी है। आज मैं अपने देश के संदर्भ में ज़्यादा बात करूँगा, और एक अर्थशास्त्री की तरह नहीं, एक कॉमन आदमी की तरह बात करूँगा। लेकिन एक तर्क है, वो तर्क ये है कि हमारे देश में अगर हम डिसाइड करें, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिसाइड करे कि हमें जितने भी बेरोजगार हैं उसका डाटा इकट्ठा हो, हम 20,000 रुपये महीना उनको तनख्वाह देंगे और उनसे कुछ सामाजिक उपयोगी कार्यों में लगाएंगे। जैसे कार्य कुछ भी हो सकते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, सफाई, हरियाली, पानी की व्यवस्था, छोटे मोटे डैम बनाना, तालाब बनाना, जिससे कि अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और बढ़ सके। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कभी किसी तरह की कमी नहीं हो पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी रहते हैं हमारे जीवन में। उसके बाद शोध, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, डिजिटल तकनीक, डाटा मैनेजमेंट, अन्य तरह की सामुदायिक सेवाएं, और अन्य तरह के सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेगी और सब लोगों को रोजगार देगी। अपने देश का अगर एक दूसरा डाटा लें तो 67% मीन 67% घरों की आमदनी, ये 2015 के आसपास का डाटा है। वैसे गवर्नमेंट ने कोई डाटा ऐसा इकट्ठा नहीं किया, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन सैंपल सर्वे करा के ऐसा डाटा लाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि
इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करके पूरा डाटा मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि डाटा के बिना पॉलिसी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक डाटा है कि 67% घरों की आमदनी 10,000 रुपये महीना से कम है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 60% लोगों की खर्च करने की क्या क्षमताएं हैं। ये सबसे बड़ा कारण है अपने देश में जो इंडस्ट्री और सेवाओं का विकास नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ा कारण। क्योंकि जब 67% लोगों के पास सामान और सेवाएं खरीदने के पैसे ही नहीं हैं, तो इंडस्ट्री क्यों आएगी? क्योंकि इंडस्ट्री अगर आएगी और उसने सामान बनाया और वो बाज़ार में बिका नहीं, तो बताइए क्या होगा? वो इंडस्ट्री कुछ दिन में घाटे में चली जाएगी और बंद हो जाएगी। तो ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री कोई लगाता है तो उसका अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट होते हैं, और वो बड़ा सोच समझ के लगाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ज़्यादा पिकअप नहीं कर रही है। ठीक है, कभी वो 5% से 6% हो जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे 25% ग्रोथ हो गई, ये है वो है। पर अगर अपने नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो इतनी बड़ी गरीबी के कारण और बेरोजगारी के कारण हमारी जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी होना चाहिए वो नहीं है। अब एक बात तो आप समझ गए कि इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसको कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब हमने कहा कि हम सबको, मीन्स केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि सब बेरोजगारों को 20,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। जो मैंने क्षेत्र डिस्कस किए, या जो भी आप जिन क्षेत्रों को सोच सकते हैं कि इनमें पैसा लगाने के कारण से, इनमें रोजगार के कारण समाज का जो सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, मानसिक स्तर है, वो बढ़ेगा, तो आप उस तरह के क्षेत्र को सोच सकते हैं। और वो काम रियली हो, उसके लिए डिजिटल तकनीक लगा के उसकी अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, इसलिए प्रशासनिक सेवाओं को भी बदलना पड़ेगा। पर चलिए वो बात अलग है। अब 20,000 रुपये, जिस आदमी की तनख्वाह अभी 10,000 से कम थी, अब उसे 20,000 रुपये मिले, तो 20,000 के कारण से उसका खर्चा बढ़ा। जब खर्चा बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्री है, अब वो इंडस्ट्री भी आएगी। तो एक तरफ उसने काम किया, जिसके कारण से, उस काम के कारण से, चाहे वो सोशल सेक्टर में काम किया या आर्थिक क्षेत्र में काम किया या सामाजिक या आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया, तो उसके कारण से ये सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सेवाएं और सामुदायिक सेवाओं में विकास हुआ। और दूसरी तरफ उसके पास पैसा आने के कारण से अब वो बेहतर सब्जियां खाएगा, फल खाएगा, अच्छे से रोटी खाएगा, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करेगा, थोड़ा मनोरंजन करने की भी कोशिश करेगा, कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स भी खरीदने की कोशिश करेगा अगर उसके पास पैसे होंगे, अच्छे घर बनवाने की कोशिश करेगा जितनी उसकी क्षमता है। तो इसके कारण से हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और जो अपनी सर्विसेज की एक्टिविटी हैं, वो भी अब उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग बाग, और इन्वेस्टमेंट करने के कारण से उनको और बढ़ावा मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप आरबीआई की साइट पर जाएं, अपने देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाएं, और अपनी जो इंडस्ट्री कैपेसिटी है, जो अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी है, मीन्स एक खेत है, मान लो एक खेत है अपने देश में पूरा, और उसमें से कुछ पैदावार हो सकती है, तो अभी उससे कितनी पैदावार ली जा रही है, मतलब आज की टेक्नोलॉजी में कोई पैदावार हो सकती है। इसी तरह से अपना कोई सीमेंट का प्लांट है, या अपनी कोई कार प्लांट है, या अदर कोई भी फैक्ट्री है, उनमें कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा। तो आप पाएंगे कि अभी उनका करीब करीब 70-71% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा। और जब आप देखेंगे कि जब उन इंडस्ट्री का, अपनी जो इकोनॉमी का सिर्फ 70-71% ही यूटिलाइज हो रहा है, तो वो क्यों नई इंडस्ट्री लगाएंगे? वो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब अभी उनकी इंडस्ट्री का जो सामान और जो सेवाओं का जो स्थिति है अभी जो कंज्यूम नहीं हो रही, तो वो नई क्यों लगाएंगे? तो जैसे ही वो 70% से 90%, 95% जाने लगेगा इन नीतियों के कारण, जिससे सबको बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाएगी, रोजगार भी रहेगा, और ज़्यादा सबके पास काम रहेगा, तो अपने देश में ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा तरक्की होगी। और जब ज़्यादा तरक्की होगी तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी है और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है, उसे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और जो आज की डेट में अपनी कैपेसिटी है वो भी 25-30% बढ़ जाएगी, जिससे कि ज़्यादा सामान और सेवाएं बनेंगी। और जब ज़्यादा सामान और सेवाएं बनेंगी और उन्हें लगेगा कि हमारा सामान बिक रहा है, हमें ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है, तो वो और ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी, और ज़्यादा सेवाएं होने लगेंगी। तो इस कारण से अगर इस नीति को लगाया जाए तो आप देखेंगे कि अपना देश से गरीबी और बेरोजगारी बहुत जल्द, मीन्स मेरे को लगता है कि 6 महीने से 1 साल के बीच में आराम से